नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री वनमाला, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस मशहूर हीरोइन के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है वनमाला। झील सी गहरी आंखें, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर गजब का नूर, खूबसूरती ऐसी कि इन्हें हिंदी सिनेमा की गॉडेस ऑफ मून कहा जाता था। ये थी वनमाला देवी। असली नाम था सुशीला पवार। खुद इनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बचपन जितना ऐशो आराम से भरा रहा, जवानी उतनी ही चुनौतियों वाली रही। और चुनौती कोई बाहर नहीं थी, खुद इनके पिता ही थे। बचपन रॉयल फैमिली में गुजरा, जवानी हिंदी सिनेमा में, और फिर बाकी का जीवन सन्यास में। वनमाला देवी अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने डबल एमए किया था। पिता ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के करीबी थे, तो इन्हें वैसी ही सुविधाएं बचपन से मिली जैसे रॉयल फैमिलीज में होती हैं। पढ़ लिखकर ये फिल्मों में आ गई और यहीं जिंदगी पलटी। पिता सख्त मिजाज के थे, वे खिलाफ हो गए और परिवार से बेदखल कर दिया। इनकी फिल्मों को ग्वालियर में बैन कर दिया गया और इनके वहां आने पर भी रोक लगा दी गई। पिता को इनसे इतनी नफरत हो गई कि जब उन्होंने पहली बार वनमाला को थिएटर के पर्दे पर देखा तो गोली चला दी। पिता के लिए इन्होंने फिल्में छोड़ दी, लेकिन दुनियादारी में नहीं लौटी। 23 मई 1915 को सुशीला देवी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में 4 बहनों 2 भाइयों के बीच हुआ, जो बाद में वनमाला देवी के नाम से पहचानी गई। इनके पिता कर्नल राय बहादुर बापूराव आनंदराव पवार ब्रिटिश हुकूमत में मालवा जिले और शिवपुरी जिले के कलेक्टर थे। पिता का ट्रांसफर हुआ तो पूरा परिवार उज्जैन से ग्वालियर आ गया। ग्वालियर की रॉयल फैमिली के वे करीबी थे। जिंदगी तमाम ऐशो आराम से भरी हुई थी। पिता ने वनमाला का दाखिला शहर के नामी सरदार डॉटर्स स्कूल द सिंधिया स्कूल में करवाया, जहां उन्होंने घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग, पोलो और फेंसिंग की ट्रेनिंग भी ली। दरअसल ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल था। यहाँ ज्यादातर रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते थे। इनके पिता आजादी के बाद ग्वालियर के राजा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बनाए ट्रस्ट के मेंबर भी रहे। मुंबई जाकर एमए में एडमिशन लिया। 1935 में उनकी मां सीता देवी का निधन हुआ तो वो पढ़ाई बीच में छोड़कर ग्वालियर वापस आ गईं। घर में मां की कमी खलने लगी तो वनमाला अपनी मौसी के पास पुणे चली गई। उनकी मौसी पुणे के अगरकर हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिसे मराठी थिएटर के नामी आर्टिस्ट आचार्य आत्रे ने शुरू किया था। समय काटने के लिए वनमाला भी इसी स्कूल में पढ़ाने लगी। मराठी आर्टिस्ट आत्रे के स्कूल में उस जमाने में सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियों का आना जाना था। गहरी झील सी आंखों वाली वनमाला की खूबसूरती के चर्चे पहले ही कॉलेज में थे। दिग्गज फिल्म मेकर बाबूराव पेंडरकर, मास्टर विनायक और वी शांताराम भी अक्सर उसी स्कूल में आते थे। इन सभी ने स्कूल में कभी न कभी वनमाला को देखा था। कुछ फिल्म मेकर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहा, लेकिन वनमाला हर बार इनकार करती रही। दरअसल उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वहीं ऊंचे घराने की लड़कियों के लिए पाबंदियां और सख्त थी। एक दिन सभी फिल्म मेकर ने मिलकर उन्हें समझाया कि वे फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमा सकती हैं। वनमाला मान गई और 1936 में उन्होंने मराठी फिल्म लपंडाव साइन कर ली। फिल्म लपंडाव 1940 से वनमाला ने मराठी सिनेमा में कदम रखा। ये फिल्म मास्टर विनायक की कंपनी नवयुग चित्रपट कंपनी द्वारा बनाई गई थी। पहली फिल्म लपंडाव के प्रीमियर में हिंदी सिनेमा के नामी फिल्म मेकर सौराब मोदी की नजर इन पर पड़ी। वो सुंदरता से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। दरअसल उस समय सौराब
अपनी फिल्म सिकंदर के लिए हीरोइन की तलाश में थे, जो इस प्रीमियर में वनमाला पर खत्म हो गई। सिकंदर से वनमाला हिंदी सिनेमा में आई। इस हिस्टोरिकल फिल्म में रुखसाना बनी। वनमाला के साथ थे पृथ्वीराज कपूर, जो कि अलेक्जेंडर की भूमिका में थे, और सोहराब मोदी पोरस की अहम भूमिका में थे। फिल्म रिलीज हुई और वनमाला देश भर में रातों रात स्टार बन गई। पृथ्वीराज और सोहराब मोदी जैसे दिग्गज कलाकार होने के बावजूद दर्शकों में सिर्फ वनमाला की खूबसूरती और अभिनय की चर्चा रही। जब 1941 में फिल्म सिकंदर की रिलीज से पहले ही दूसरे विश्व युद्ध छिड़ चुका था, वहीं महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, जिससे राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। फिल्म देश प्रेम पर थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई सीन थे। पहले तो बॉम्बे सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया, फिर इसे कई क्षेत्रों में बैन कर दिया गया। सालों तक फिल्मों की चर्चा रही और आजादी के बाद 1961 में इसे दोबारा रिलीज किया गया। वनमाला के पिता राय बहादुर बापूराव बेहद सख्त मिजाज के थे। ऊंचा घराना, जहां की महिलाएं तो दूर, पुरुष भी कभी फिल्म का हिस्सा नहीं रहे। जब सिकंदर फिल्म रिलीज हुई, उसी समय वनमाला के पिता ग्वालियर के रेगल सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटी को पर्दे पर देखा तो बिना कुछ सोचे ही जेब में रखी पिस्तौल निकालकर स्क्रीन पर दिख रही बेटी की तरफ निशाना करके दाग दिया। पर्दा फट गया और सिनेमा घर में भगदड़ मच गई। 1941 में वनमाला चरणों की दासी फिल्म में शालीन बहू की भूमिका में नजर आई। फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया। सिनेमा घर के बाहर उनका पोस्टर भर देखने के लिए चाहने वालों की भीड़ लग जाती थी। 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। अंग्रेज इसी आंदोलन का हिस्सा बने लोगों को रोकने के लिए जेल में बंद करते थे, तो कभी कभी सीधे गोली मार देते थे। इस आंदोलन में अरुण आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र भी भागीदारी थे। जब ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने निकली तो वनमाला ने उन्हें अपने घर पे पनाह दी। जी हाँ दोस्तों, यही मशहूर एक्ट्रेस वनमाला ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और कई दिनों तक पुलिस से छुपाए रखा। जैसे जैसे वनमाला फिल्मों में कामयाब होने लगी तो ग्वालियर में उनका खूब विरोध हो गया। इस विरोध में उनके पिता और शाही परिवार के कई लोग जुड़े थे। वनमाला अपने परिवार को मनाने के लिए उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन नाराज पिता ने शहर में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। परिवार वालों ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और मिलना जुलना भी पूरी तरह बंद कर दिया। गुस्सा इस कदर था कि शाही परिवार और सरकारी जोर से बेटी वनमाला की सभी फिल्में ग्वालियर में बैन कर दी गई। ना कोई फिल्म देखता और ना ही परिवार की तरफ उंगली उठती। जब घर वालों से सारे रिश्ते टूट गए तो वनमाला से रहा नहीं गया। पिता बापूराव सुलह को तैयार नहीं थे। जब मामले की चर्चा शहर भर में बढ़ने लगी तो बापूराव के करीबी दोस्त और ग्वालियर के राज परिवार ने उन्हें समझाया। गुजरात के स्टेट ऑफ सचिन ने नवाब हैदर अली भी वनमाला और उनके पिता के बीच सुलह करने के पक्ष में थे। जैसे तैसे वनमाला के पिता से संपर्क किया और घर वापस आने की बात कही। नामी लोगों के दबाव में पिता राजी हुए, लेकिन बड़ी शर्त रख दी। शर्त थी, अगर वो घर वापस आना है तो फिल्में छोड़नी पड़ेगी और फिल्म दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति से संबंध तोड़ना होगा। जब परिवार की तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो वनमाला को आखिरकार झुकना ही पड़ा। बुलंदियों, कई बड़ी फिल्में, लाखों चाहने वालों को छोड़कर वनमाला ने पिता और परिवार को चुना, इंडस्ट्री छोड़ दी और घर लौट आई। 1953 में फिल्म श्यामची आई उनकी आखिरी मराठी फिल्म और अंगारे उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। फिल्म अंगारे साल 1954 में रिलीज हुई, लेकिन इसकी रिलीज से पहले ही वनमाला को सपनों का शहर मुंबई छोड़कर घर वालों के पास ग्वालियर आना पड़ा। ग्वालियर में इनकी फिल्में बैन होने के कारण वनमाला अपनी आखिरी फिल्म नहीं देख पाई। 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड शुरू हुआ तो वनमाला को फिल्म श्यामची आई लोटस गोल्डन अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म थी। पहली नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म श्यामची आई फिल्म 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय मराठी नावेल श्यामची आई पर आधारित है, जिसके लेखक साने गुरुजी हैं। जैसे ही वनमाला ने ये नावेल पढ़ा
तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत नावेल पर फिल्म बनाने का फैसला किया और जल्द से जल्द इसके राइट खरीद लिए। वनमाला को जन्म के समय सुशीला देवी नाम मिला था, जो फिल्म में आने के बाद बदल गया। जब पिता दोबारा घर ले आए तो वनमाला फिर सुशीला बनकर रहने लगी। ग्वालियर आकर न सिर्फ सुशीला ने फिल्म छोड़ दी, बल्कि जीवन का हर सुख हर मोह त्याग दिया। मथुरा वृंदावन में एक साध्वी बनकर जीवन जीने लगी, शादी भी नहीं की। वनमाला भारतीय संगीत और कला को आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने वृंदावन में ही शास्त्रीय नृत्य और गायन के लिए हरिदास कला संस्थान नामक एक स्कूल शुरू किया। कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी वनमाला अपने बुढ़ापे के दिन तक शामिल रही और छत्रपति शिवाजी नेशनल मेमोरियल कमेटी की सदस्य भी रही। वनमाला को करीब से जानने के लिए उनके सेक्रेटरी पुष्पलता शर्मा ने बताया, वनमाला जी मुझे बेटी मानती थी। वो साध्वी बनकर वृंदावन में रहने लगी, केले के पत्तों पर खाना खाती थी, कंडों पर सिकी हुई रोटी खाती थी। सब सोचते थे, अरे ये तो एक्ट्रेस है, इसके साथ बैठकर खाना खाएं। लेकिन जब पास पहुंचते तो कहते अकेले ही खाना ठीक है। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वनमाला जी की एक नौकरानी हुआ करती थी जिसकी उन्होंने खूब मदद की थी। कुसुम सरोवर में लगी 5 एकड़ की जमीन थी। वनमाला चाहती थी कि वहां एक संगीत एकेडमी खुले, लेकिन उनकी नौकरानी ने धोखे से ये जमीन भूमाफियाओं को बेच दी। इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची। वनमाला दीदी ने उस नौकरानी के हाथों से बना खाना छोड़ दिया। वो मेरे पास आकर रोटी मांगती थी। मेरे भाई वकील था, जिसने उन्हें उस नौकरानी की सच्चाई बताई थी। उन भूमाफियाओं ने मेरे भाई को अंडरग्राउंड कर दिया। उन लोगों की वजह से मैं दीदी को खाना देने से डरने लगी। नौकरानी के धोखे से वनमाला दीदी ऐसी टूट गई कि उन्होंने वृंदावन आना छोड़ दिया। आखिरी बार उसके भतीजे आनंद पवार, जो भोपाल के आईजी थे, वो उन्हें यहाँ से ग्वालियर ले गए। वनमाला दीदी को कभी परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। वो जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही। उन्हें प्यार में भी धोखा मिला, लेकिन ये बात उन्होंने कभी किसी से नहीं बताई। मनमोहन नाम के एक डायरेक्टर हुआ करते थे, जो पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने वनमाला दीदी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही दीदी को पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है, तो उनका हर चीज से मन उठ गया। इससे ज्यादा ना तो उन्होंने किसी को बताया और ना ही कोई जानता है। कैंसर से लड़ते हुए 29 मई 2007 को 92 साल की उम्र में वनमाला की ग्वालियर में मृत्यु हो गई। वनमाला दीदी के पिता से संबंध अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वो फिल्मों में आ गई तो पिता ने सारे संबंध तोड़ लिए। उनका मानना था कि राजघराने की लड़कियां स्टेज पर कैसे नाच सकती हैं। पुराने जमाने के लोगों का यही ख्याल था। वो कहते थे कि पिता के श्राप की वजह से ही वो कभी खुश न रह सकी। ग्लैमर लाइफ छोड़कर अचानक साध्वी बनना उनके लिए बड़ा फैसला था। सितारों से भरी दुनिया छोड़कर एकदम साधुओं की तरह जीना मुश्किल था। जमीन छिन जाने के बाद भी वो वापस वृंदावन नहीं आई। उन्हें कभी परिवार का सहारा नहीं मिला। उनकी सारी संपत्ति उनके घर वालों ने रख ली। वनमाला हमेशा से एक संगीत महाविद्यालय खोलना चाहती थी। जयपुर के एक शख्स हितित हिंदी थे, जिन्होंने उन्हें महाविद्यालय खुलवाने का प्रलोभन दिया। वनमाला जी ने उन्हें सितार, गिटार, चांदी के सेट दिए, लेकिन कभी महाविद्यालय नहीं खुला। बहुत सीधी थी, हर कोई उन्हें धोखा देता था। दोस्तों, वनमाला ने जिन फिल्मों में काम किया, उनकी फिल्मों के नाम बता देता हूँ। कौन से सन में रिलीज हुई वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, वनमाला ने 22 हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा 10 मराठी फिल्मों में काम किया। अब इनके कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम। 1941 में आई प्राध्याची दासी, जिसका हिंदी में नाम था चरणों की दासी। 1942 में आई वसंत सेना, वी शांताराम की। 1942 में आई राजा रानी। 1943 में आई शहंशाह अकबर। 1943 में आई मुस्कुराहट। 1944 में आई महाकवि कालिदास। 1944 में आई कादम्बरी। 1945 में आई दिल की बात। 1945 में आई परिंदे। 1945 में आई आरती। 1947 में आई हातिम ताई। 1948 में आई आजादी की राह पर। 1953 में आई श्यामची आई। दोस्तों, वनमाला के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। वनमाला जी का जन्म 23 मई 1915 को उज्जैन में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 29 मई 2007 को ग्वालियर में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।